दिख रही है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 355, 370 ये एनडीए का नंबर, और बीजेपी अपने बूते अपने पुराने रिकॉर्ड को यानी 303 को 303 को ब्रेक करती हुई 305, 315 तक जाती हुई। एक करिश्माई लीडर ने जो कहा, 24 के एग्जिट पोल के आंकड़े उसी की गवाही दे रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं पूजा। मोदी की गारंटी, 24 के चुनाव इसी नारे पर परवान चढ़ा। एग्जिट पोल में दिख रहा पूरे देश का मूड उसी गारंटी पर मुहर है। सच में पूजा, ऐसे एग्जिट पोल की कल्पना किसी ने नहीं की। 7 चरणों में हुआ चुनाव जैसे जैसे करवट लेता गया, उस पर किसी ने सोचा नहीं था कि एग्जिट पोल के नतीजों में नरेंद्र मोदी को इतने प्रचंड बहुमत की झलक दिखेगी। विपक्ष की सारी भविष्यवाणियां और तमाम अटकलों से अलग है ये आंकड़े, लेकिन मोदी का कॉन्फिडेंस कैसे इस कदर बरकरार रहा? मोदी विरोधियों की अंडरकरंट और सत्ता विरोधी लहर जैसी चुनावी शब्दावली क्यों धरी की धरी रह गई, जानना बेहद दिलचस्प है। तीसरी बार अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। जब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। इतना सारा करने के बाद भी मैं तो यही कहता हूं, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है। 31 मार्च 2024, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। जैसे इतिहास के पन्ने पलटे और एक दशक की राजनीतिक यात्रा फिर उसी पड़ाव पर आ पहुंची, जहां से नरेंद्र मोदी का उदय राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर हुआ। 2014 से 2024, 10 साल के अंतराल के बाद क्रांति वीरों की धरती मेरठ को मोदी ने चुनावी प्रचार के शंखनाद को यूं ही नहीं चुना था। मोदी ने जो भी परिपाटी रखी उसे पूरी शिद्दत से निभाने के लिए वो जाने गए, फिर चाहे वो चुनावी जीत की हैट्रिक ही क्यों ना हो। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई थी। बतौर प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ये इतिहास रच रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी नाम की गारंटी। मोदी का रचा ये नारा 24 के चुनाव का ब्रह्मास्त्र बना। ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है। 16 अप्रैल को चुनावी ऐलान से पहले देश भर में मोदी की गारंटी गूंजने लगी थी। गारंटी दी है। इस स्लोगन को पीएम मोदी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां
अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा दे देगा। 2023 में तब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी। मोदी की गारंटी नारे की यह कहानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुनाते हुए गर्व से भर जाते हैं। वजह भी साफ है, जिस स्लोगन से छत्तीसगढ़ का किला बीजेपी ने जीता, वही आगे चलकर लोकसभा चुनाव का विजय घोष बना। मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनमानस का अटल विश्वास महज चुनावी नारे पर नहीं है। 24 के चुनाव में जनता ने मोदी के अथक परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा भी देखी। चुनावी प्रचार के औपचारिक ऐलान के बाद पहले चरण से नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों से अच्छी खासी लीड ले ली थी। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर मतदान हुए थे। पहले चरण में किस नेता ने कितनी मेहनत की, कितनी रैलियां और कितने लोगों से जनसंपर्क किया, इसे जानेंगे तो एग्जिट पोल के नतीजों की पहेली खुद ब खुद सुलझ जाएगी। 31 मार्च से शुरू हुए चुनाव प्रचार में पहले चरण के 18 दिनों में नरेंद्र मोदी ने कुल 31 रैलियां की थी। वहीं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने इस दौरान महज 21 रैलियां की। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह ने 18 दिन में कुल 18 रैलियां की, जबकि प्रियंका गांधी ने इतने दिन में सिर्फ 9 रैलियों को संबोधित किया। पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे चुने, उनसे विपक्ष को बैकफुट पर जाना पड़ा था। मोदी ने विरोधियों की उसी कमजोर नस को दबाया जिसने उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। ये नस भ्रष्टाचार की थी। करप्शन पर हल्ला बोलकर नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का रुख पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। वहीं इंडिया गठबंधन में करप्शन के आरोपों में घिरे तमाम क्षेत्रीय चक्र इस हमले का जवाब भी नहीं तलाश पाए। मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है, उनको लौटाना ही पड़ेगा। मोदी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के विपक्ष के आरोपों को जनता ने कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि करप्शन की काल कोठरी से निकला काला धन देख जनता प्रसन्न थी। न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ा दी थी। एक सवाल और, आप इसका पाठ जवाब दे चुके हैं, इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब ऑपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के संस्था का जन्म क्यों हुआ है भाई?
अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हो तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न लेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर कि मोदी मेरठ से ही क्यों हर बार अपने चुनावी प्रचार का आगाज करते हैं। इसके पीछे कोई टोटका नहीं, मोदी का यकीन है, खुद की मेहनत और चुनावी मैनेजमेंट पर उनकी अपनी सोच है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए 100 डेज की टाइमलाइन तय की थी, जिसका एक एक कदम नपा और सधा हुआ रखा जाना था, जैसे पहले 2 चुनाव में मोदी करते रहे। यानी सभी पहलुओं पर सोचकर, तमाम समीकरण को समझकर जाट लैंड को पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार के स्टेज के लिए चुनते हैं। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बनाया। पहला फेज का इलेक्शन जो था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहा है, तो इसलिए मेरठ में उस तरह की मीटिंग करना जैसे नॉर्मली करते रहे हैं वो करना जो है बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि मेरठ से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर ओर आवाज़ पहुंच जाती है। हर तरफ के लोग भी जब मेरठ में कोई मीटिंग करता है तो वहां पहुंच जाते हैं, और इस वजह से जो है मेरठ में वो मीटिंग की गई। ताज्जुब देखिए कि 31 मार्च 2024 को विपक्ष ने भी चुनावी माहौल बनाया था। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में रैली रखी थी। सभी दलों के निशाने पर मोदी थे, लेकिन जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ी, विपक्ष के तेवर ढीले पड़ने लगे। लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। भारतीय जनमानस में नरेंद्र मोदी जी स्पष्टता और विश्वास का चेहरा बन चुके हैं। विपक्ष के जो भी चेहरे हैं वो कहीं भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं और उसी रणनीति के तहत पूरी पार्टी काम करती है। विपक्ष में ना कोई रणनीतिकार है और ना कोई रणनीति है। इसलिए 2 से 3 फेज में आप देखेंगे कि विपक्ष तो कहीं चुनाव लड़ता हुआ दिख ही नहीं रहा था। आरोपों की बौछार से बेफिक्र नरेंद्र मोदी ने जमीनी मुद्दों को तरजीह दी। भूतकाल को पीछे छोड़ भविष्य को संवारने का संकल्प दोहराने वाले मोदी को जनता ने जमकर आशीर्वाद दिया। वैसे भी ये अकाट्य तथ्य है कि फिलहाल मोदी के मुकाबले में कोई नहीं, ना उनके जैसी रणनीति किसी के पास, ना उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास, ना ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास। इसलिए चुनावी दंगल में मोदी अकेले सब पर भारी पड़े। मोदी के बरक्स सबका कर खुद ब खुद घटता गया, क्योंकि मोदी की मेहनत दिखी, रंग लाई, जनता को भाई। नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वोटर्स को उनकी छवि ही ईवीएम के बटन में नजर आई।
दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। राहुल गांधी की वायनाड सीट इसी फेज में सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड के अलावा सेफ सीट रायबरेली पर भी दांव लगाया। वहीं नरेंद्र मोदी ने जहां से चुनाव प्रचार का आगाज किया, उस मेरठ सीट पर भी दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में हिंदी पट्टी की अहमियत जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या राम मंदिर लहर ने बीजेपी को बम्पर मुनाफा दिलाया? तुष्टीकरण की कोशिशें 24 के रण में कैसे धराशाही हुई? नरेंद्र मोदी ने नए चेहरों पर दांव लगाकर इस चुनाव को एक तरफा कैसे बनाया, ये अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। देखिए कैसे हिंदी भाषी राज्यों के नक्शे पर ये भगवा रंग और ज्यादा गाढ़ा होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आ रहा है, बताइए हमारे व्यूअर्स को। बहुत बड़ी खबर है, 68 से 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। 62 बीजेपी की थी, लेकिन 68 से 71 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन, पूरा इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब मिला लीजिए 9 से 12 सीटें। बिहार का आंकड़ा आ गया 40 सीटों का, 31 से 34 एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। बड़ी खबर, बिहार अभी एनडीए में नीतीश को कितनी है, बीजेपी को कितनी है, देखना बहुत। और मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को थोड़ा नुकसान अगर होगा भी, लेकिन बीजेपी अपने जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था उसको बीजेपी बरकरार रख रही है। बड़ी खबर, 5 से 7 सीटें हरियाणा में नुकसान हो रहा है। हरियाणा में नुकसान हो रहा है, 5 से 7 सीटें कांग्रेस 3 से 5 सीटें लेती नजर आ रही है। 11 सीटें कुल है, 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है बीजेपी को। स्वागत रहे भाई, स्वागत रहे, मोदी जी का स्वागत रहे। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? 21 अप्रैल 2024, बांसवाड़ा, राजस्थान। भारत माता की। नरेंद्र मोदी रैली में पहुंचे तो चिर परिचित अंदाज में थे, मगर मंच पर उनके सिर पर पीली पगड़ी सजा दी गई। अपार जनसमूह स्वागत में जुट गया। गगन भेदी नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में एक बात कहकर अलौकिक ऊर्जा का संचार किया। मोदी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बरस पड़े थे। उन्होंने विपक्ष की संपत्ति बंटवारे की राजनीति को निशाने पर लिया, फिर चुन चुन कर कांग्रेस की नीतियों की उनके नेताओं को खरी खरी सुनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा रैली में जो भाषण दिया वो 24 में गेम चेंजर बनता दिख रहा है, क्योंकि इस भाषण की विपक्ष ने चुनाव आयोग में शिकायत तक कर दी थी। विपक्ष ने जितना इस बयान को तोल दिया उतना बीजेपी मुनाफे में आती गई, क्योंकि मुसलमानों से शुरू हुआ एम फैक्टर आगे चलकर मंगलसूत्र, मुकर और मुजरा तक पहुंचा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में।
गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। मोदी के हमले के जवाब में राहुल गांधी देश के एक्सरे का ऐलान करने लगे। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला तो गहने, जेवर और संपत्ति से आगे बढ़कर ये घमासान महिलाओं के मंगल सूत्र तक पहुंच गया। हालांकि ध्रुवीकरण की विपक्ष की कोशिश खुद ब खुद ध्वस्त हो गई, क्योंकि कांग्रेस खेमे में सेल्फ गोल करने वालों की कमी नहीं थी। संपत्ति बंटवारे की जरूरत का बखान करते हुए कांग्रेस के पूर्व ओवरसीज अध्यक्ष ने विरासत टैक्स की वकालत कर डाली। अमेरिका में बैठे सैम पेट्रोदा का उछाला मुद्दा नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ कैश कर लिया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बांसवाड़ा से मिली बढ़त को बीजेपी ने सभी हिंदू भाषी राज्यों में बनाए रखा। काशी और अयोध्या से उठी आस्था की अलख ने भी भगवा ब्रिगेड को बम पर बढ़त दिलाई। राम मंदिर लहर पर सवार बीजेपी को दूसरे चरण में मोदी के साथ अमित शाह और योगी की जोड़ी के धुआंधार प्रचार का फायदा साफ दिखा। दूसरे चरण में बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड तो कांग्रेस ने दक्षिण और महाराष्ट्र पर फोकस बनाया। दूसरे चरण में 18 से 24 अप्रैल के बीच अमित शाह ने 29 रैलियां और रोड शो किए, जबकि राहुल गांधी ने कुल 8 रैलियां की। प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण में 16 रैलियां की, वहीं प्रियंका गांधी ने सिर्फ 10 जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के हिसाब से अगर देखें तो उसके हिसाब से बीजेपी उसमें संतुष्ट हुई कि उनके जितने भी वोटर जगह जगह से हैं, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो और भी आसपास के जो जितने भी ज़िले हैं बागपत वगैरह से, वहाँ से मेरठ में लोग आए और उन्होंने प्रधानमंत्री को सुना। तो ये बीजेपी का लिए मानना है कि उनका एक एसेट रहा है और उनके जो कैंडिडेट है अरुण गोविल को उससे उसके बढ़त मिली है। मोदी की जीत में हिंदी हार्टलैंड हर बार सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। इतिहास साक्षी है कि भगवा लहर हिंदी हार्टलैंड में सुनामी में तब्दील होती है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से 228 यानी 42% सीटें हिंदी हार्टलैंड से आती हैं। 2014 के चुनाव में इन 228 सीटों में से 195 पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं एनडीए में शामिल 11 सहयोगी भी जीते। 2019 में हिंदी बेल्ट ने बीजेपी की झोली में 183 सीटें दी, जबकि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों को भी 25 सीटें मिली। राम मंदिर राष्ट्रवाद के साथ बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड में नए गठजोड़ के सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए। क्षेत्रीय दल आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होने के लिए मजबूर है। जैसे 8 सीट समाजवादी पार्टी दे रही थी जयंत सिन्हा को,
जयंत चौधरी को, लेकिन वो 2 सीट पे राजी होने के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि 8 सीट में जीतना कठिन है, लेकिन मोदी के साथ यदि हम जाएंगे तो कम से कम 2 सीट हमें मिलेगी। बिहार में यदि हम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को देखें तो 2019 के चुनाव में ये दोनों अलग लड़े थे और दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो मोदी के नाव में बैठ के अपनी बैतरनी, अपनी राजनीतिक नैया पार लगाना चाहते थे। तो आप कहीं भी देखिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों की तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमारी जीत मोदी के कारण होगी। तो आज एनडीए गठबंधन में जो भी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फायदेमंद हो गए, ठीक है, समीकरण के हिसाब से, लेकिन वो अपना फायदा मोदी के साथ देख रहे हैं। मुद्दों के साथ नरेंद्र मोदी ने चेहरों में फेरबदल कर भी सत्ता विरोधी लहर को शांत कर दिया। 24 के चुनाव में बीजेपी ने सैकड़ों सांसदों का पत्ता साफ कर दिया। कितने फेज में कितने सांसदों का पत्ता कटा, देखिए। पहले फेज में 20 सांसदों के टिकट कटे, दूसरे फेज में 25 सांसदों के टिकट कटे, तीसरे फेज में 36 सांसदों के टिकट कटे, चौथे फेज में 11 सांसदों के टिकट कटे, पांचवें फेज में 10 सांसद के टिकट कटे, छठे फेज में 16 सांसद के टिकट कटे, सातवें फेज में 11 सांसद के टिकट कटे। बीजेपी ने 129 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे। वरुण गांधी और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दिग्गजों का टिकट काटकर पार्टी ने सख्त संदेश भी दिया। वहीं मोदी ने दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए उन जिताऊ उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया जिनकी जमीनी स्तर पर अच्छी पैठ थी। हालांकि इन तमाम चीजों से ज्यादा वजनी मोदी ब्रांड रहा, जिसके सामने विपक्ष के सभी दांव फेल कर गए। लेकिन इंडिया गठबंधन की कमजोरियां 24 के चुनाव में खुलकर कैसे उजागर हुई, इसे समझना जरूरी है। 24 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की थी। पहली भारत जोड़ो, दूसरी न्याय यात्रा। अपनी पहली यात्रा से राहुल गांधी ने जो कुछ हासिल किया, दूसरी न्याय यात्रा में वो सब कुछ गंवाते चले गए। न्याय यात्रा के दौरान राहुल जहां जहां पहुंचे, उनके गठबंधन के साथी टूटते चले गए। राहुल गांधी की छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े ब्लंडर भी बनती दिख रही हैं। एग्जिट पोल ये एहसास करा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी हथियार बैकफायर कर गए। इसलिए एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी के अजयगढ़ कहे जाने वाले राज्यों के आंकड़े जस के तस दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी भारत में जहां नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ब्रांड हैं, वहां पर उनका जादू बरकरार रहने के साथ और ज्यादा बढ़त दिखा रहा है। ये तस्वीर बताती है कि इन तमाम आंकड़ों के साथ एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में 48 सीटों में 32 से 35 सीटें, 15 से 18 सीटें INDA गठबंधन के पास। बात जरा कर लेते हैं गोवा में किस तरह का। गोवा में एक बटता हुआ, यानी वही नॉर्थ साउथ गोवा जैसे पिछली बार बटा था। गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई एनडीए आपको नजर आ रही है। कोई खाता नहीं खुलने की उम्मीद है गुजरात में कांग्रेस का। 7 मई 2024 अहमदाबाद, गुजरात। मोदी मतदान करके निकले थे। अहमदाबाद में उनके लिए जन सैलाब उमड़ा था। अचानक तभी पीएम एक लड़की को देख ठहरे, उसके पास पहुंचे और उस लड़की के सिर पर थपकी देने लगे। प्रधानमंत्री के इस दुलार से वो लड़की भाव विह्वल हो उठी। हजारों की भीड़ के बीच नरेंद्र मोदी ने लड़की की इमोशनल अपील सुन ली थी। इसी भीड़ में मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ देने की मुराद भी पूरी की। तो एक बच्चे को गोद में उठाकर मोदी को दुलार करते देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए। यही अंदाज तो नरेंद्र मोदी को जन जन का नेता बनाता है। गुजरात में मोदी के प्रताप का प्रमाण 14 और 19 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को तब 60.11% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीट जीतने के साथ 63.11% वोट हासिल किए थे।
मतलब ये कि बीजेपी का वोट मीटर हर इलेक्शन के साथ हाई होता जा रहा है। तो इसकी एक वजह मोदी का महान विरासतों के पुनरुद्धार का अनुष्ठान भी है। मोदी युग में उन धर्म स्थलों से आस्थावान परिचित हो रहे हैं जिनके महात्म की कथाएं भर सुनाई जाती रही हैं। गुजरात में मोदी को कुछ खास चुनावी रणनीति की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती। राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ सबसे असरदार साबित होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी गुजरात में पाकिस्तान पर प्रहार करना कभी नहीं भूलते। जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। गुजरात में कांग्रेस शून्य है। आम आदमी पार्टी को लोग नकार चुके हैं क्योंकि कर्मयोगी मोदी पर सबको भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का खेलवर नहीं है और ना ही कुर्सी अंतिम लक्ष्य है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से हमेशा 4 कदम आगे रहते हैं। जन आकांक्षाओं को अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर मोदी चुनावी मैनेजमेंट के भी माहिर हैं। गुजरात बीजेपी का अजेय गढ़ है तो मोदी के दम से। वहीं महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के विरोधियों के वजूद को संकट से सामना करना पड़ा। 24 के चुनाव से पहले मराठा पॉलिटिक्स में मोदी की छाप साफ दिखी। शरद पवार जैसे दिग्गज अपनी पार्टी तक नहीं बचा पाए। वहीं हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाली शिवसेना में असली नकली पार्टी साबित करने की नौबत आ गई। चुनाव से पहले महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल तितर बितर हो गए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गजों ने पलायन कर लिया। महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ हो गई, जिसके बाद उनके भतीजे अजित पवार गुट को पार्टी का सिंबल मिला। एनसीपी की तरह शिवसेना में फूट पड़ी तो शिंदे गुट के पास पार्टी का सिंबल और नाम रहा तो उद्धव गुट ने शिवसेना बाल ठाकरे के नाम से चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस का हाल सबसे बुरा हुआ, जिसमें बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ दूसरे दल में शामिल हो गए। इस लिस्ट में अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम जैसे नामचीन चेहरे थे। कांग्रेस में जितनी भगदड़ मची वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की गिरहें खुलती गईं। जैसे जैसे चुनाव करीब आया, गठबंधन की बुनियाद रखने वाले लीडरों की राहें जुदा हो गईं। एक तरफ बिखरा विपक्ष, नेतृत्वहीन गठबंधन था, दूसरी तरफ बेजोड़ चुनावी मैनेजमेंट था। नरेंद्र मोदी ने बड़ी बारीकी से सियासी दांव चले। उन्होंने 100 दिन पहले ही इलेक्शन का टारगेट सेट कर दिया, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता देश के हर गांव और घर तक पहुंचे। पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत सीएम, डिप्टी सीएम और सरकार के मंत्री गांवों में प्रवास किया। इसके साथ ही दलित बस्तियों में भी बीजेपी ने जोरदार प्रचार किया। 100 दिन की कार्य योजना के तहत सभी बूथों का सत्यापन करके पन्ना प्रमुख बनाए गए। जिन मतदाताओं ने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, उनसे हर हाल में संपर्क साधा गया। आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। बीजेपी ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा बूथ लेवल की कमेटियों को दिया था। इन कमेटियों में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बूथ एजेंट के साथ लगभग 10 अन्य सदस्य भी रखे गए थे। पोलिंग बूथ जीतना है और एक भी पोलिंग बूथ भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। मोदी कहता है मैं देश झुकने नहीं दूंगा, बूथ का कार्यकर्ता कहेगा
मैं बीजेपी का झंडा झुकने नहीं दूंगा। इसमें किसी को शक नहीं कि नरेंद्र मोदी अंडर करंट की सबसे अच्छी परख रखते हैं। इसलिए विपक्ष की तमाम सियासी तिकड़मों से अलग वो सटीक नतीजे तक पहुंचते हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में कर्नाटक में फिर एक तरह से बड़ी स्वीप एनडीए की 23 से 26 सीटें 28 में से, और विपक्ष को सिर्फ 3 से 7 सीटें। केरल से अच्छी केरल में भी एनडीए को एक इंडिया गठबंधन के लिए आ रही है। नहीं, लेकिन एक से वहां पर ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के लिए आएगी, लेकिन 1 से 3 अगर एनडीए को जा रही हैं केरल में, तो ये बड़ी बात है। आंध्र प्रदेश जहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ है बीजेपी, वहां एनडीए को 19 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब 25 सीटें हैं, 25 में से 19 से 22 सीटें आंध्र प्रदेश में। 19 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। बड़ी खबर है ये। और विपक्ष को एक भी नहीं, विपक्ष यानी विपक्षी गठबंधन को एक भी नहीं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस अलग लड़ रही है और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो हैं, जो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है, वो अलग लग रही है। चुनाव के तीसरे चरण तक नरेंद्र मोदी की रैलियों का स्कोर 83 तक पहुंच गया था। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की मिलाकर भी 70 रैलियां तक नहीं हो पाई थी। प्रचार में पिछड़ी कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने साउथ में सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। एग्जिट पोल ये सिग्नल दे रहे हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। शानदार प्रदर्शन के साथ मोदी की साहसिक कहानियां भी बनी। दक्षिण भारत के राजनीतिक भविष्य को नए सिरे से संवारने के लिए मोदी ने एक शुरुआत इन्हीं चुनावों से की। क्या है मोदी का मिशन साउथ, आप जानकर हैरान होंगे। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया। आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। सत्रह मार्च 2024 पलनाडु, आंध्र प्रदेश। मंच पर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण धुआंधार भाषण दे रहे थे। अपार जनसमूह अपने चहेते फिल्म अभिनेता के रियल पॉलिटिकल अवतार में देख निहाल हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक पवन कल्याण के भाषण के बीच में रैली में जुटी भीड़ में से कुछ उत्साही नौजवानों ने जो किया, उससे नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए। पवन कल्याण का भाषण रोककर मोदी ने उन नौजवानों को नसीहत दी। मोदी का ऐसा रूप कभी कभार ही दिखता है। जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। दक्षिण की राजनीति में नेताओं अभिनेताओं के लिए दीवानगी हदें पार करती है। कई बार तो चाहने वाले जान हथेली पर ले लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसी दीवानगी पसंद नहीं। उन्हें सबकी फिक्र है। मोदी हर जान की परवाह करते हैं। ऐसे ही लीडर की दरकार दक्षिण भारतीयों को लंबे अरसे से थी। तभी तो प्रधानमंत्री के रोड शो में जन समूह उमड़ा। उनके स्वागत के लिए सड़क पर लाइन लगाए महिलाएं जुटी।
मोदी को प्रचंड जनादेश तक पहुंचाने में दक्षिण के दुर्ग का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनवरत प्रयास किए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने दक्षिण भारत में भगवा पताका लहराने का मिशन 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। पीएमओ के रिकॉर्ड से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिण राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की। उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में इन राज्यों की 73 यात्राएं की थी। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई। इस दौरान 2022 में 13, 2023 में 23, 2024 में 17 अप्रैल तक 23 यात्राएं की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइमलाइन के दौरान पीएम मोदी की ओर से की गई घरेलू यात्राओं में दक्षिणी राज्यों का दौरा पहले टर्म में 14% से बढ़कर दूसरे कार्यकाल में 18% पहुंच गया। मार्च 2024 की बात है। पीएम मोदी ने 7 घंटे में साउथ की 76 लोकसभा सीटों को नाप लिया था। 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक मोदी दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर थे। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से जुड़े कई मिथक इस बार चकनाचूर कर दिए। जहां की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि उत्तर की बयार से दक्षिण को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 2 छोर को मोदी ने एक घाट पर लाकर दिखा दिया। मोदी के इस मिशन की पहली झलक नए संसद भवन के उद्घाटन से दिखने लगी थी। जब प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को संसद भवन में लाए थे, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक माने जाने वाले सेंगोल का तमिल इतिहास में अहम स्थान है। चोल साम्राज्य की 8वीं शताब्दी से चली आ रही प्रथा को पूरे भारत से परिचय करवाकर मोदी ने दूरियां पाटने की शुरुआत की थी। इसके बाद राम मंदिर निर्माण में दक्षिण भारतीयों को अहम जिम्मेदारियां सौंपकर नरेंद्र मोदी ने उत्तर दक्षिण के फासले को पूरी तरह पाट दिया। मुख्तसर बात यह भी कि दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को पाने के लिए बहुत कुछ था, जबकि खोने के लिए कुछ खास नहीं। इसलिए उत्तर से होने वाले नुकसान की भरपाई दक्षिण से करके मोदी ने राह आसान बना ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र, केरल और तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीती। इन 3 राज्यों में पार्टी का वोट शेयर 0.97%, 12% और 3.6% था। 2019 में बीजेपी को दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र मिलाकर सिर्फ 29 सीटें मिली थी, जबकि तब विपक्ष 100 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। इस स्कोर कार्ड में सुधार की पूरी गुंजाइश मोदी ने भांप रखी थी, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण में नए चेहरे और नई रणनीति पर काम किया। अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी, तो डीएमके एआईडीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो मानने नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। मोदी का दक्षिण परिवार तमिलनाडु में अन्नामलाई और आर शरद कुमार को इलेक्शन बैटन थमाकर मोदी ने परिवारवादी राजनीति में परिवर्तन का अभियान छेड़ा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और फिल्म स्टार पवन कल्याण को जोड़कर मोदी ने चुनाव को एक तरफा बनता दिखा दिया।
कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन बीजेपी के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है। वहीं तेलंगाना में बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी को फ्रंट फुट पर लाकर मोदी ने कांग्रेस और केसीआर का खेल बिगाड़ दिया। केरल में राजीव चंद्रशेखर, अनिल एंटनी और वी मुरलीधरन का जोर भी साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी राजनीति का दक्षिण में विस्तार किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि मोदी दक्षिण में तमाम दलों की बनाई छद्म उपराष्ट्रवाद की धारणा को भी ध्वस्त करते दिख रहे हैं। चौबीस के चुनाव में चौथा चरण बम्पर वोटिंग के नाम रहा। इसी फेज में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की कई सीटों का फैसला मतदाताओं ने किया। पूरब में हुआ थोक में मतदान बीजेपी की बढ़त में खास अहमियत रखता है। ये गेंद असरदार मुद्दों की देन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे और पांचवें फेज के इलेक्शन में टॉप गियर लगाया था। तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के साथ चुनावी मैदान में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उबाल मारने लगा। छठवें चरण तक पहुंचते पहुंचते ये चुनाव पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिच पर आ गया। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो, रैलियां, उनकी गणना बेमानी सी होने लगी। यहां से मायने सिर्फ जीत के फासले का था। उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे प्रचंड जीत लहराएगी। 13 से 15 सीटें। बीजू जनता दल का सफाया हो रहा है 6 से 8 सीटों पर। यह लैंडस्लाइड है भारतीय जनता पार्टी की। बंगाल का आ गया 21 से 24, पिछली बार 18 थी, ध्यान रखिएगा। 24 सीटें बंगाल में, मतलब बंगाल को तो इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस, ममता बनर्जी बाहरी है, बीजेपी बाहरी है, बीजेपी और कांग्रेस साफ। अधीर बाबू अपना चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी खबर है ये। मुर्शिदाबाद से अधीर बाबू अपना चुनाव हार रहे हैं। 24 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में निकाल लेती है तो 18 से 24 6 सीटों का फायदा होगा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। देश जानता है ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। एक नाम, उन्हीं का काम और उन्हीं की जयकार। मुद्दा भी वही, नारा भी वही। पूरा चुनाव मोदी में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ प्रचार किया है। बीते 75 दिन में पीएम मोदी ने 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने टीवी चैनल्स को 80 इंटरव्यूज भी दिए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने सिर्फ 142 रैलियां की थी। और अब जब नतीजे के सटीक अनुमान आए हैं तो वो भी मोदी के मन मुताबिक। 24 के फैसले में पूर्वी भारत का योगदान बेहद अहम होता दिख रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राष्ट्रवाद की लहर चली है। नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 2 यज्ञ एक साथ होने की घोषणा की थी, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा की 147 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल से सीएम का पद संभाल रहे नवीन पटनायक पर सीधा प्रहार किया। मोदी गारंटी। और लिख लीजिए 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। नवीन पटनायक पर निशाना साधने के बाद बीजेपी ने ओडिया अस्मिता के मुद्दों को जमकर तूल दिया, जिसकी वजह बने बीजेडी के अघोषित उत्तराधिकारी कहे जाने वाले वीके पांड्या। उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग
अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। ओडिशा में फैला करप्शन, अमीरी और गरीबी की खाई के चक्रव्यूह में नवीन पटनायक सरकार को फंसाकर बीजेपी ने ओडिशा में सियासी जमीन मजबूत की। बीजेपी का ओडिशा जैसा प्रदर्शन भद्रलोक में भी दिखाई दे रहा है, जहां ममता बनर्जी बनाम मोदी की सीधी टक्कर रही। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का हाथ छिड़ककर बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। वहीं बंगाल में बीजेपी ने 35 सीटों के पार का लक्ष्य रखा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को टीएमसी की कई कमजोर नस पहले ही पता लग चुकी थी। पश्चिम बंगाल में सबसे अहम मोदी फैक्टर रहा। बीजेपी ने चुनाव में सबसे ज्यादा भरोसा पीएम मोदी की छवि पर जताया। सीएए से भी बंगाल में बीजेपी को वोट में इजाफा मिलता दिख रहा है। उधर सबसे ज्यादा जिस मुद्दे ने बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई वो संदेश खाली रहा। संदेश खाली की वारदात से टीएमसी जबरदस्त दबाव में रही। इसके साथ टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने भगवा पार्टी के प्रश्न को मजबूती दी। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का जो दांव चला था वो भी घाटे का सौदा साबित होता दिख रहा है। असल में बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का वोट बैंक एक ही है। ये अगर आपस में मिलकर चुनाव लड़ते भी तो किसी भी दल को कोई फायदा नहीं हो सकता था। बंगाल का चुनावी इतिहास बताता है कि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती रही हैं, पर अपने वोट बैंक को कभी ट्रांसफर नहीं करवा पाए। जबकि बीजेपी बीते 15 वर्ष के संघर्ष के बाद बंगाल की सियासी जमीन पर पकड़ मजबूत करती गई। चुनावी आंकड़े से समझिए कैसे ममता बनर्जी का कद घटता गया और बीजेपी मजबूत हुई है। टीएमसी को बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 2009 में 31.2% वोट के साथ 19 सीटें मिली थी। टीएमसी को 2014 में 39.4% वोट के साथ 34 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में 43.3% वोट के साथ 22 सीटें मिली। टीएमसी के पक्ष में लगभग 4% मतों का स्विंग दिखा, जबकि पार्टी को 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। दीदी के घटते ग्राफ का पूरा फायदा बीजेपी को मिला। पश्चिम बंगाल में 75% से 80% के छूते हुए मतदान हुआ है, जो साफ जता रहा है कि ममता बनर्जी को लेकर एक नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे 2014-19 का चुनाव, तो 14 के चुनाव में 39% वोट लेके ममता बनर्जी 34 सीट जीती थी और तब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में 10% का फासला था। 2019 में वो मतों का फासला जो है 3% में रह गया। 2009 में बीजेपी को 6.14% वोट के साथ केवल 1 सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी का वोट करीब 10% बढ़कर 16.8% हो गया, लेकिन सीट केवल 2 ही मिली। मगर 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 40.3% हो गया और 18 सीटें मिली। 19 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 23.5% का स्विंग हुआ। पार्टी की सीटों में 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटों की बढ़ोतरी हुई। बीजेपी के इस उभार के पीछे मोदी फैक्टर के साथ ही लेफ्ट कांग्रेस का अर्श से फर्श तक पहुंचना भी रहा। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों दलों को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। 21 के चुनाव को तो 24 का ट्रेलर बताया गया था, जिसकी पूरी फिल्म चौंकाने वाली साबित होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी बंगाल से भी ज्यादा असरदार असम में नतीजे हासिल करती दिख रही है। वहां चुनाव में कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आई।
बंगाल और असम के चुनावी मुद्दे मेल खाते हैं, जो सब बीजेपी के नैरेटिव सेट करते हैं। एग्जिट पोल मोदी की हैट्रिक दिखा रहे हैं, जिससे साफ है कि राजनीति में अब जातीय गणित बेमानी है। वंशवाद और क्षेत्रीय अस्मिता की सियासत भी कारगर नहीं। वर्तमान और भविष्य भारत की भलाई करने वालों का है। बिल्कुल पूरा देश भारत का भाग्य बदलने का मादा रखने वाले लीडर की अगुवाई में आगे बढ़ने को तैयार है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी का संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों के प्रताप से साकार होगा।